जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट जुलाई के लिए हम लोग ईवीएस सिलेबस ईवीएस सब्जेक्ट को भी लेकर चल रहे हैं, जिसमें 15 नंबर का बुक से और 15 नंबर का पेडागोजी आपसे पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ से डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। थर्ड और फोर्थ की ईवीएस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ क्लास की ईवीएस करेंगे। इसके बाद मैं एक मैराथन एग्जाम से पहले ले आऊंगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते चलेंगे। उसमें मैं आपके लिए हो सकता है मैथ्स या हिंदी पेडागोजी के लिए भी क्वेश्चन साथ में लेकर आ जाऊं। तो ये फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी रहेगी। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के थे, उन सभी पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को भी लेना चाहते हैं कि आपके पास ये पीडीएफ हो, तो आप ये थंबनेल पर मेरा नंबर है या 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपको संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर जो आता है आपका, इसके 20 प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको ईवीएस के दे दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको जब एसएसटी वाले तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी ग्रामर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। हिंदी ग्रामर की संपूर्ण पीडीएफ आपको इस ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगी। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के पीडीएफ आपको यहाँ पर रेगुलर देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी के साथ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप बुक देख लीजिए। जो बुक है हमारी, तो ये बुक है हमारी क्लास फिफ्थ की, आसपास इसका नाम है। इस तरीके से ये बुक हमें हमारी दिखाई देती है। टोटल चैप्टर जो रहने वाले हैं, ये इस बुक में 22 चैप्टर हमारे रहने वाले हैं। इन 22 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हमारा कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो देखिए, चींटियां क्या करती हैं, चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी चींटियां चलते समय एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिससे पीछे वाली चींटी जो है उन्हें फॉलो करती है। नर कीड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। नर कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मादा की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। रेशमी कीड़ा रेशमी कीड़ा क्या करता है, रेशमी कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशमी कीड़ा क्या करता है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मुझे याद नहीं, लेकिन इस पर एक सॉन्ग बनाया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ऐसा मुझे किसी ने बताया था कि सर हमने इसको ऐसे याद किया है कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। कौन पहचान लेता है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचान लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध से, खास करके हमारे पैरों के तलवों से और हमारे शरीर की गर्मी से मैं ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं, पैरों के तलवों और हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती हैं। एक दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से यह जान लेते हैं कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। नेक्स्ट है आपके आगे, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब वो दोनों आंखों से फोकस एक ही जगह करते हैं तो दूरी का उन्हें एहसास होता है। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। देखने का दायरा कब बढ़ जाता है, जब वो दोनों आंखों से अलग अलग जगह देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन से ही सांप सुन पाता है। सांप कैसे सुन पाता है, इसके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर जो कंपन होता है उससे सांप सुन पाता है। नेक्स्ट है, लंगूर के पास आती मुसीबत जैसे कि शेर चीता,
एग्जाम्पल के तौर पर मुसीबत ही होगा इसके लिए, ये को देखकर खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। लंगूर क्या करता है, एक खास प्रकार की आवाज निकालता है मुसीबत आने पर। अगला पॉइंट हमारा, इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। मछलियां क्या करती हैं, खतरे की चेतावनी एक दूसरी को बिजली के तरंगों से देती हैं। यानी कि आपको बताइए, लंगूर खतरे को देखकर कुछ अलग तरह की किस्म की आवाज निकालता है, सेम पक्षी भी अलग तरह की आवाज निकालते हैं, और मछली भी क्या करती हैं, चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, बिजली तरंगों से एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। नेक्स्ट है कुछ तूफान, कुछ जानवर क्या करते हैं, तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है, इसको वो क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। 2004 दिसंबर में आए सुनामी, 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आया था, कि कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी समझ गए थे। यानी कि जो सुनामी आया था 2004 में दिसंबर में, जो सुनामी आया था अंडमान में, उसको वहां रहने वाली एक खास जनजाति जानवरों के व्यवहार को समझ गई थी और उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया था। इस तरीके से उन्होंने अपने परिवार वालों की जान बचा ली थी। तो देखिए, उन्होंने वहां इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। लोग, अंडमान के लोग क्या कर गए थे, जो जनजाति या जाति वहां रहती थी, वो लोग समझ गए थे जानवरों के व्यवहार को, तो उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया था। 2004 की ये घटना है अंडमान की, याद रखिएगा, सुनामी जो आई थी दिसंबर 2004। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। एक दूसरे से क्या करती हैं, ये बातें करती हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल छिपकली, एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप, छिपकली आपने देखा होगा कई महीनों तक दिखाई भी नहीं देती है। नेक्स्ट है आपका स्लॉथ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, सीटेट में आजकल जो क्वेश्चन आने लगे हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, मैंने यहाँ पर कुछ भी फालतू का नोट नहीं किया है, जो भी मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में यस नो हाँ ना करके ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग राइट हो जाता है। यस नो का भी वहां पर उससे ही आपका आंसर बदल जाता है। 4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, एक स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता, उसकी वजह से भी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो स्लॉथ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। स्लॉथ कैसा होता है, यह भालू की तरह दिखाई देता है। इसकी तरह, यह भालू की तरह दिखते हैं पर भालू नहीं है। दिखते कैसे हैं, भालू की तरह, लेकिन भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये क्या करते हैं, 17 घंटे के लगभग पेड़ पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं स्लॉथ, उसी के पत्ते खाकर ये पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका एवरेज लाइफ जो है ये 40 ईयर है और ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर जा पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये बुक की भाषा हो गई। अब थोड़ा सा मेरे वर्ड्स में सुन लीजिए कि स्लॉथ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलूंगा उनको याद रखिएगा। स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देता है, लेकिन भालू नहीं होता। यह 17 घंटे सोता है, पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर यह रहता है उसी के पेड़ के पत्ते खाता है। वीक में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है शौच के लिए, और इनकी एवरेज लाइफ जो है वो 40 ईयर है, और इन 40 सालों में लगभग 8 पेड़ों पर ही
जा पाता है। तो स्लॉथ के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, इससे ज्यादा बाहर सीटेट में क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। एक बार में समझ में नहीं आया, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, पीडीएफ लेना चाहे पीडीएफ ले लीजिएगा। मेरी पीडीएफ से जो बुक के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं गारंटी करता हूं 13-14 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इन्हीं 3 पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूं स्लॉथ वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, देखिए बाघ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लॉथ और बाघ, इनमें से दो में से ज्यादातर क्वेश्चन एक आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है, एक क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है। बाघ के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यह बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर ढंग से देख सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर ढंग से देख सकता है। नेक्स्ट, बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बाघ की मूछें हवा में जो कंपन होता है उसको भाप लेती हैं और उसे शिकार की स्थिति का बिल्कुल सही पता चल जाता है। शिकार की स्थिति का उसे बिल्कुल सही पता चल जाता है। बाघ क्या करता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज को भी बदलता रहता है। गुस्से में उसकी आवाज जो है वो अलग निकलती है, और जब वो बाघिन को बुलाता है उसकी आवाज जब अलग होती है। और इसकी जो गुर्राना जो होता है, जो शेर गुर्राता है या बाघ गुर्राता है, इसको 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा, डिक्टो यही लाइन छपेगी, स्टेटमेंट यही लाइन का छपेगा। 3 से 4 भी हो गई तो गलत, 2 हो गई तो भी गलत। 3 किलोमीटर याद रखिएगा, 6 गुना बेहतर हमसे बाघ देख सकता है। नेक्स्ट आपके बारे में, इसमें बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में भी अंतर भांप लेता है। बाघ क्या करता है, जब पत्ते के हिलने की आवाज आती है तो शिकार है वहां पर, इसलिए पत्ते हिले हैं या हवा से पत्ते हिले हैं, इस अंतर को भी बाघ अच्छे से भांप लेता है, पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं, बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। और बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। बाघ क्या करते हैं, अपने इलाके में मूत्र करके अपना इलाका बना लेते हैं, उनका इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है, दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झटके से पहचान लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि बाघ उससे ताकतवर है तो वो उस इलाके में नहीं जाता, उससे कमजोर है तो वो उसके इलाके में चला जाता है। बुक में ये था कि फिर वो उस इलाके में जाना चाहता है या नहीं, ये उसकी मर्जी। जानवर के बारे में थोड़ा सा देर रखा, इसको पढ़ लेते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों में सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में घना कहाँ है, ये पूछ लिया जाता है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में भरतपुर जिले में घना है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। याद रखिएगा, इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, घना नेशनल पार्क कहाँ है, घना कहाँ है, घना आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट है आपका, ये कभी कभी मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन पॉइंट्स को नोट कर दिया है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। तो देखिए जो गाय होती है ये 4 घंटे सोती है। गाय कितनी सोती है, 4 घंटे सोती है। अजगर अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 12 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली 12 घंटे सोती है। याद रखिए, गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिजली 12 घंटे सोती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए कि किस जानवर को किस वजह से मारा जा रहा है, ये सबसे बड़ा जो रीजन है वो देख लेते हैं। हाथी को दांतों के लिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को, गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए, कस्तूरी मृग को हिरन की थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कैसे, हाथी को दांतों के लिए,
गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। चैप्टर नंबर 1 होता है यहां पर कंप्लीट। मैं समझता हूं का टाइम बहुत लग गया, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 1 से 2 क्वेश्चन 100% मैं कह सकता हूं, 100% 1 से 2 क्वेश्चन इस बार भी इस पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 में हमें इतना टाइम लगा तो हर चैप्टर में भी हमें इतना टाइम लगे। कुछ कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मैंने सिंगल लाइन को नोट किया है। 5-6 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिनमें सिर्फ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 2 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 का नाम है कहानी सपेरों की। चैप्टर 2 का नाम है कहानी सपेरों की। तो देखिए, कालबेलिया जो होते हैं ये सपेरे होते हैं। कालबेलिया कौन से क्या होते हैं? ये सपेरे होते हैं जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। कालबेलिया क्या कर सकते हैं? अपनी धुन पर, बीन की धुन पर सांपों को नचा सकते हैं। इनको सपेरे बोला जाता है। नाग गुफन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कहां पर? गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सपेरे। अपने आपने देखा होगा, ज्यादातर गांव में सभी लोग बिलोंग करते हैं, जिन्होंने देखा हो, सपेरे अपने कंधे पर एक कावड़ जैसी लेके चलते हैं। उसका जो कावड़ जैसी पिटारी जो लटकी रहती है, उनमें बांस की टोकरी टाइप होती है, उसमें क्या रहता है? उनका सांप रहता है। ये सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में बना है कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये 4 नाम दे रखे हैं। इनमें से ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता, ये पूछ सकता है। या और कुछ भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है, कौन कौन से बनते हैं, या स्टेटमेंट के रूप में दे दे। तो याद रखिएगा आप लोग, बीन, तुम्बा, खंजरी, ये तीनों किससे बनाए जाते हैं? ये तीनों आपके सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल सूखी लौकी से नहीं बनता, आप जानते हो, वो खाल से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सांप कालबेलियों की पूंजी है। सांप क्या है? कालबेलियों की पूंजी है, जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। ये क्या करते हैं? सांप क्या है? कालबेलियों की पूंजी है। ये अपनी आगे वाली, आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करते हैं? इन्हें सौंपते हैं। सांपों को अपनी बेटियों की शादी में भी तोहफे के रूप में देते हैं। सांपों क्या करते हैं? अपनी बेटियों की शादी में ये तोहफे के रूप में दे देते हैं। नेक्स्ट इसमें है कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया डांस में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। शादियों में आपने देखा होगा नागिन डांस, ऐसी कोई शादी नहीं जहां नागिन डांस चला नहीं। बिना नागिन डांस के शादियां अधूरी मानी जाती हैं। हर शादी में एक न एक सपेरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 मिल जाएंगे, एक बीन बजाने में लगा हुआ होगा और एक जमीन में लेट लेट के धूल को साफ करने में लगा हुआ होगा। तो देखिए, कालबेलिया नाच भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सरकार ने अब कानून बना दिया है कि न तो कोई अब कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट है आपका हमारे देश में। देखिए, केवल 4 तरीके के, केवल हमारे देश में केवल 4 तरीके सांप ही केवल जहरीले होते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। ये चार अगर खाते हैं तो खतरे वाली बात है। बाकी कोई भी सांप खा जाए तो आपको कोई भी खतरा नहीं है। तो देखिए 4 कौन कौन से हैं? नाग, कुरैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप जो हैं हमारे देश में जहरीले पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सांप हमारे देश में जहरीले पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। चारों के आपको नाम याद रखने हैं। नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा जहरीला है या कौन सा जहरीला नहीं है। कोई भी ऑप्शन इनमें से पूछा जा सकता है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप क्या करता है? जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है।
इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, जिसका क्या नाम है, सीरम, दी जाए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उसको सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दे दी जाए, और ये सीरम भी सांप के जहर से बनाई जाती है। जो सांप के जहर को खत्म करने वाली दवा है ये कौन सी है, इसका क्या नाम है, सीरम इसका नाम है। और ये सीरम जो बनाई जाती है ये सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और ये आपको कहाँ मिल जाएगी, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चखने से पचने तक। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चखने से पचने तक। हमारे मुंह में लार भोजन पचाने में सहायता करता है। हमारे मुंह में लार क्या करता है, भोजन पचाने में सहायता करता है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ग्लूकोज हमारे शरीर को ताकत कैसे देता है, ग्लूकोज हमारे शरीर को शुगर के रूप में ताकत देता है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना क्या होता है, ठीक प्रकार से नहीं पचता। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कालाहांडी जिला कहाँ है, याद रखिएगा, उड़ीसा स्टेट में है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है। और फिर भी यहाँ पर कुछ लोग भुखमरी के शिकार हैं। किसके शिकार हैं, भुखमरी के यहाँ पर लोग, कुछ लोग शिकार हैं। अब देखिए जो खाने की चीजें होती हैं ये पेट में पचने में कितना टाइम लेती हैं, और गिलास में पाचक रस डाल दिया जाए उसमें पचने में कितना टाइम लेंगी। हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए, क्योंकि एग्जाम का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो फिर भी इसको आप पढ़ लीजिएगा। कच्चा दूध है, जो कच्चा दूध ये हमारे पेट में पचने में टाइम लेता है 2 घंटे 15 मिनट। कितना टाइम लेता है, 2 घंटे 15 मिनट ये पचने में टाइम लेता है, और 4 घंटे 45 मिनट ये गिलास में पच जाता है। पचने में 2 घंटे 15 मिनट में गिलास में पेट में पचेगा ये, और 4 घंटे 45 मिनट ये पचने में समय लेगा गिलास में। उबला हुआ दूध हमारे पेट में पच जाता है 2 घंटे में, और गिलास में पचने में टाइम लेता है ये 4 घंटे 15 मिनट गिलास में, जिसमें क्या हो, पाचक रस हो, जिसमें क्या हो, पाचक रस हो। पूरी तरह से उबला अंडा ये हम पचा लेते हैं, हमारे पेट में पच जाता है 3 घंटे 30 मिनट में, और गिलास के पाचक रस में पचने में टाइम मिलेगा 8 घंटे। कम उबला अंडा ये 3 घंटे में पच जाता है, और गिलास के पाचक उसमें ये 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। कच्चा अंडा या फेंटा हुआ अंडा ये 2 घंटे में पच जाता है। कच्चा अंडा या फेंटा हुआ अंडा ये कैसे पच जाता है, ये 2 घंटे में ही पच जाता है हमारे पेट में, और 4 घंटे 15 मिनट लग जाते हैं इसको उस गिलास में पचने में जहां पर पाचक रस शामिल है। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में और पेट में पचेगा, और गिलास में पचेगा ये 4 घंटे में। तो इस टेबल के पूरे टाइम को एक बार 2 बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, हो सकता है यहां से क्वेश्चन मैचिंग के रूप में बन जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगी जब आप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं 9808347403। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक, मेरे साथियों ने, मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ शेयर भी करनी है हर ग्रुप में, हर दोस्त के साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी है, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड से भी, अपने साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, खाएं आम 12 महीने। खाएं आम 12 महीने चैप्टर नंबर हमारा 4 है कि गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, सर्दी में देर से। गर्मी में खाना क्या होता है, जल्दी खराब होता है, और सर्दी में खाना क्या होता है, देर से खराब होता है। नमी
यानी कि पानी के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है। नमी पानी के कारण ब्रेड पर क्या होता है, फफूंदी लग जाती है। और आन्यपुरम गांव कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आन्यपुरम गांव कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, ये हम लोग, अच्छा ये देखिए, खाने की चीजों को एक दिन तक बचाने के लिए घरेलू उपाय। खाने की चीजों को हम एक दिन तक कैसे बचा सकते हैं। दूध को क्या कर सकते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल को गीले कपड़े में रख, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं तो नहीं हो, ये मैचिंग के रूप में शायद दे रखा, हमें मैचिंग बनानी है कि हम कैसे बचा सकते हैं एक दिन तक। तो देखिए, दूध को हम लोग उबालते हैं, दूध को हम लोग उबालकर एक दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। पके हुए चावल को, पके हुए चावल को हम लोग क्या कर देते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिए को नहीं, पके हुए चावल को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। प्याज लहसुन, प्याज हाँ ठीक है ये, और हरा धनिया हम लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। और प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। प्याज लहसुन को कहाँ रखते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। ये चारों आपके मैचिंग इस तरीके से मैच हो गए, एक दिन तक हम इनको ऐसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम क्या समझे, देखिए शीशियों में अचार रखने से पहले, जब हम शीशियों में अचार रखते हैं उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। शीशियों को हम लोग क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं। इसकी वजह क्या है कि शीशी में अगर थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो हमारा अचार क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसको पहले धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। नेक्स्ट है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाते हैं। नेक्स्ट है आप लोग, चैप्टर नंबर 5 हम देख लेते हैं, जिसका नाम है बीज बीज बीज। चैप्टर नंबर 5 का नाम है बीज बीज बीज। तो देखिए इसे पौधे को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। वृद्धि के लिए किस किस की, आप लोग याद रखिए, पौधे को वृद्धि के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। और देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूंगा इसको, यहां से क्वेश्चन आपका बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कि मिर्ची कहां से आई, मिर्ची आई पुर्तगाल से। व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए, कौन, पुर्तगाल देश के व्यापारी थे। मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। नेक्स्ट है आपका, भिंडी और कॉफी, ये कहां से आई, ये अफ्रीका से आई। भिंडी और कॉफी कहां से आई, अफ्रीका से आई। मटर और गोभी यूरोप से आई, मटर और गोभी यूरोप से आई। भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आई। सोयाबीन कहां होती है, ये चीन में होती है, और असम में चाय होती है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शिकारी पौधे, नेफेंथिस नाम का ये पौधा है। यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप लोगों का पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि यहां से क्वेश्चन बने आपका। तो देखिए नेफेंथिस ये शिकारी पौधा होता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव का शिकार करते हैं। छोटे जीवों का ये शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। इसमें क्या है, नेफेंथिस जो है ये सबसे ज्यादा मशहूर है। ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है। एक भी वर्ड इधर उधर आपने मिस कर दिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के मेघालय राज्य में यह पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। आकार कैसा होता है इसका, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जिसके ऊपर क्या होता है, ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। क्या होता है, इसकी खुशबू से क्या होता है, जिसकी गड़े से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े क्या होता है, इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और पौधे के ऊपर पहुंचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर
नहीं निकल पाते, ये आप देख सकते हो नेफेंथिस। अच्छा, हिंदी में अगर इसका नाम पूछ ले तो हिंदी में बुक में नहीं दिया, लेकिन घटपड़ी बोलते हैं इसको, घटपड़ी। याद रखे, घटपड़ी नाम का ये पौधा है, हिंदी में भी हो सकता है आपसे इसका नाम दे दे, तो नेफेंथिस वही है। और कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में मिलता है। बात कर लेते हैं हम लोग घुमक्कड़ बीजों के बारे में है। कि देखिए, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक जगह ही खड़े रहते हैं, चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आप जानते हो, हवा के जरिए या जानवर खा गया उसके जरिए कहीं और निकल जाता है, वो इस तरीके दूर दूर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए विलो जो होती है उसका आविष्कार कैसे हुआ, एक तरीके से पढ़ लीजिए। तो देखिए, यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। कौन? जॉर्ज मेस्ट्रल। घटना कब की है? 1948 की। उन्होंने पाया कि दोनों पर बीज चिपके हैं। उन्होंने पाया कि दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। यह देखकर वेलक्रो बनाने का उसको आइडिया आया। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर छड़ की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। ये घटना कब की है? 1948 की। उनको आइडिया आया कैसे? जब वो कुत्ते घुमा रहे थे और कपड़े पर कुछ चिपका रहा था हुआ था, उससे उन्हें आइडिया आया। आप लोग देख सकते हो, सैंडल का उन्होंने उदाहरण भी यहाँ पर चिपकाने का दे रखा है, पिक भी दे रखी है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 है हमारा, बूंद बूंद दरिया दरिया। मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि इससे क्वेश्चन बनता है। इससे इस बार भी क्वेश्चन बना था। जिन लोगों ने छोटी सी भी एक लाइन भी उधर उधर कर दी और वहीं उनका आंसर गलत हो गया। जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से पढ़ के गए, उनका आंसर एक करेक्ट निकला था। तो इसकी एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेगा। स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, यह 600 साल पुराना गढ़ सीसर है। कितने साल पुराना? ये मैं अभी पिक दिखा दूंगा आपको। ये गढ़ सीसर है, ये 650 साल पुराना है, 650 साल पुराना। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। कितने साल पुराना है? 650 साल पुराना है। सर का मतलब होता है तालाब। सर का मतलब क्या है? तालाब है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया। इसका नाम घड़सीसर है। सर का मतलब तालाब। इसको बनवाया किसने? जैसलमेर के राजा घड़सी ने इसको बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल, न जाने क्या क्या था। यहां लोग, ये दो लाइन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली वाली, यहाँ के लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल, आपस में बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई भी हाथ बटाते थे। दो लाइन आपको यहाँ से इंपोर्टेंट मिल चुकी हैं। आगे देखिए, मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ये गढ़सीसर मीलों तक फैला हुआ था, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस प्रकार बनाया गया था कि जब पानी से भरा जाता है तब बाकी पानी बहकर बने हुए तालाब से नीचे चला जाता है। जब वह भी तालाब भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा ये फिक्स याद रखिएगा, 9 तालाब। इसमें कितने तालाब थे? 9 तालाब थे जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टोटल कितने तालाब थे? 9 तालाब। याद रखिएगा, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था। 9 की वजह से या कुछ लोगों का आंसर गलत हो गया था। पूरे साल पानी की कोई भी परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहां इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरह न जाकर बेकार बह जाता है। याद रखिएगा, किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। 9 तालाब बने हुए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें है। जैसलमेर के राजा थे घड़सी। नेक्स्ट है आपका अलबरूनी। अलबरूनी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अलबरूनी से एक इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और घड़सीसर से भी क्वेश्चन पूछा गया। लगातार 2 क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर से आपको। आप अगर यकीन ना हो जिन लोगों को, आप जनवरी में जो पेपर हुआ है 2024 का पेपर उठा के देख सकते हैं। अलबरूनी का भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपका
जो तालाब बना है गढ़सीसर, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलबरूनी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। और ये कहां से आए थे? ये उज्बेकिस्तान से आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान, क्या उज्बेकिस्तान से आए थे, उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों को, जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। तो देखो अलबरूनी उस समय तालाब के बारे में क्या लिखते हैं, तालाबों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे आती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो अलबरूनी ने ये क्या कहा है, ये भारत के तालाब के बारे में कहा है। एक बार आप फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसकी स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसा दे दिया जाए जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाए। आज इतिहास पढ़ने वाले अलबरूनी किताब को जमाने में बहुत ठीक है। तो जी याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान से आए थे अलबरूनी, इतना याद रखिएगा। बाकी तालाबों के बारे में उन्होंने जो कहा है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आज का, देखिए पानी, इसमें एक याद रखिए तरुण भारत संघ, इसमें बस एक लाइन याद रखी है, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो है ये पानी बचाने वाली संस्था है, एक संस्था है, क्या पानी बचाने वाली एक संस्था है तरुण भारत संघ। नेक्स्ट है आपका, जरा सोचो, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। सूखा कब पड़ा था? 1986 में। कहां पड़ा था ये सूखा? आपका पड़ा था जोधपुर में। कब, कहां पड़ा था? 1986 में ये जोधपुर में सूखा पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला था। कितना कूड़ा निकला था जब इसकी सफाई की गई थी? तो मोहल्ले के लोगों ने 200 ट्रक से ज्यादा इसमें से कूड़ा निकला था। ये क्वेश्चन भी 2-3 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। जब इसकी सफाई हो गई तो इसने फिर से पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया था। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। फिर आने पर बावड़ी को भुला दिया गया। तो कहां पर सूखा पड़ा था? 1986 में। कहां पर? जोधपुर में। कितना इसमें से कूड़ा निकला था? 200 ट्रक इसमें से कूड़ा निकला था। नेक्स्ट है आपका पानी के प्रयोग। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आपका इस बार पूछा गया था। पेपर उठाइए जनवरी वाला, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है या नहीं पूछा गया। आपका लगातार 3 क्वेश्चन यहीं से, इसी बुक से आपको देखने के लिए मिल गए थे। देखिए एक गिलास या बर्तन में पानी लेंगे, उसमें एक नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नींबू डालो। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नींबू तैरने लगेगा। पानी क्या होगा? खारा हो जाएगा, तो उसमें नींबू तैरने लगेगा। ये मृत सागर के का एग्जाम्पल के तौर पर दिया था। मृत सागर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका अक्सर बन जाता है। तो मृत सागर जो है साथियों, ये दुनिया का सबसे खारा सागर है। यहाँ इसमें इंसान लेट कर भी आसानी से तैर सकता है। तो देश में देख लेते हैं हम लोग। वैसे तो सभी सागरों में पानी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। ये कितना है कि 1 लीटर पानी में इसके में 300 ग्राम नमक है। कितना? 1 लीटर पानी में 300 ग्राम इसके में नमक है। इतना नमकीन चखवी पाओ, बहुत ही कड़वा लगे। सबसे मजे की बात तो है ये, यहां से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर में हम कैसे तैर सकते हैं? जैसे हम आराम से लेटे हो। याद है कि नींबू का एग्जाम्पल वाला यहां पर फिट बैठता है। तो याद रखिए मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन, सबसे खारा सागर है। इसमें कितना? 1 लीटर में हमें 300 ग्राम नमक मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में कहूंगा एग्जामिनर का, ये भी कई बार पूछा गया है। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉलिटी में वैसे मैं आपको अच्छे से दांडी यात्रा पढ़ा चुका हूं।
जल्दी से यहां भी हम लोग देख लेते हैं। दांडी यात्रा घटना कब की है? 1930 की ये घटना है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। इसमें आप जानते हो गांधी जी ने नमक तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। वैसे इसमें कुछ नहीं है, याद रखिएगा बस इसमें कि 1930 की घटना है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, देखिए ये कहां से हुई, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। बस इतना याद रखिएगा। देखिए नमक कैसे बनता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। नमक बनाने का प्रोसेस है। अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र तक, ये याद रखिएगा 1930 की घटना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा थी। इस बारे में इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपके में चैप्टर नंबर 8, मच्छरों की दावत। चैप्टर नंबर 8 का नाम होने वाला है मच्छरों की दावत। तो देखिए मलेरिया मादा मच्छर, मलेरिया कैसे फैलता है? मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। इसके रोगी को कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। इसके रोगी को क्या होता है? कपकपी के साथ में तेज बुखार आता है। माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज 1000 गुना तक बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप से हम लोग कोई भी चीज देखें वो हमें 1000 गुना तक बड़ी दिख सकती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया मच्छर कैसे फैलता है? मादा मच्छर से फैलता है, उसका नाम एनाफ्लीज है, याद रखिएगा। मलेरिया की दवाई, ये इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? तो सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। किससे? सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। पहले इसको इस्तेमाल कैसे करते थे? उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे। अब छाल से क्या करते हैं? दवा बनाते हैं। मच्छरों के छोटे बच्चों को लार्वे कहते हैं। मच्छरों के छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? लार्वे कहते हैं। अनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। अमोनिया के कारण क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। और 17 नवंबर 2017 को 17 नवंबर 2017 को दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हुए। हजारों बच्चे क्या हो गए? अनीमिया का शिकार हुए। कब? 17 नवंबर 2017 को। इससे बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इससे क्या होता है? बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। अनिमिक बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में। किसमें? गुड़ में, आंवला में, हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। और मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खियां जिस खाने पर हो उससे क्या होता है? पेट की बीमारी हो जाती है। काई, काई क्या होता है? देखिए काई क्या है? पानी में उगने वाले छोटे छोटे जो पौधे हैं ये काई कहलाते हैं। नल के पास आपने देखा होगा पानी थोड़ा सा भी जहां रुका रहे, भरा रहे, वहां क्या होता है? हरा हरा सा रहता है। तथा जहां फिसलन ज्यादा होती है उसे काई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काई कहते हैं। और मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। और रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस को 1902 में क्या मिला था? याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से कैसे बचाव किया जा सकता है, बुक में हमारा दे रखा था। तो आसपास में क्या करना है आपको? आसपास के पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों में भरे पानी को मिट्टी के तेल से छिड़कें। इतना सब कुछ करके आप लोग इससे बच सकते हो। अगर आप लोग पीडीएफ को चाहते हैं तो आप
इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एंड प्लीज जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने, जिन मेरी बहनों ने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया, वो प्लीज वीडियो लाइक मत कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो लाइक बिल्कुल मत कीजिए, बट वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। लाइक भी कर दीजिएगा, क्या जा रहा है, कौन सा मुझे कुछ मिल रहा है, आपका कुछ जा रहा है, कोई लॉस तो नहीं है आपका, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, जल्दी से दबा दो ना, लाइक कर दीजिए। वेरी गुड। तो देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये चैप्टर नंबर 9 का नाम है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये कहां पर है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। क्या है आपका? याद रखिएगा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में क्या दिया जाता है? याद रखिए, विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है, ताकि ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति मिले। ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति इसमें मिले। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, हुक, कील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि चाहिए। सब कुछ याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और स्लिंग क्या होता है? याद रखिएगा, स्लिंग क्या है, मैंने यहां मेंशन किया है, स्लिंग एक तरह का हुक है। साथियों देखियो, आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है कि एग्जामिनर जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे और आप एग्जाम में एक नंबर भी गलत कर पाओ। कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट किया है। बहुत मेहनत से पीडीएफ तैयार की गई है। और देखिए, टेकला गांव जो है साथियों, ये टेकला गांव आपका राजस्थान में है। टेकला गांव कहाँ है आपका? टेकला गांव राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर जो होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है पहाड़ों पर चढ़ते वक्त? कि बाकी, ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, कि बाकी के लोगों की सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। याद रखिए, बाकी के लोगों की सामान उठाने में मदद करता है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ता है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं। चढ़ाई करते समय अपने शरीर को 90 डिग्री, याद रखें डिग्री है, 90 डिग्री पर रखने की सलाह दी जाती है। बछेंद्री पाल के बारे में सुन लीजिए। बछेंद्री पाल से क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीदा प्रिज्म का, बछेंद्री पाल का, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछने को पूछ ही लिया जाता। तो बछेंद्री पाल, ये 8900 मीटर ऊंचे शिखर पर कदम रखा इन्होंने। और माउंट एवरेस्ट पर, किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। उन्होंने 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 43 मिनट बिताए थे। कितने? 43 मिनट का उन्होंने समय बताया। कहां पर? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को। 23 मई 1984 को ये चढ़ी थी। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी, और विश्व की ये 5वीं महिला थी। विश्व की 5वीं महिला बनी थी, और भारत की ये पहली महिला थी। भारत की ये पहली महिला, विश्व की ये 5वीं महिला बनी थी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, बोलती इमारतें। गोलकुंडा किले के बारे में है। यहां से भी कई बार सीटेट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। देखिए, गोलकुंडा जो किला है, इस किले का निर्माण जो कराया था, ये काकतीय वंश ने कराया था। किसने? काकतीय वंश ने करवाया था। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में कराया था। कब करवाया था? काकतीय वंश ने करवाया था। और कब करवाया था? याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में कराया था। और देखिए, दीवार का एक भाग जो गोल आकार में निकलता है उसे बुर्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बुर्ज कहते हैं।
गोलकुंडा, गोलकुंडे की जो बाहरी दीवार है उसमें कुल 87 बुर्ज हैं। गोलकुंडे की जो बाहरी दीवार है उसमें कितने बुर्ज हैं? कुल उसमें 87 बुर्ज हैं। कितने? 87 बुर्ज हैं। मकाई दरवाजा और फतेह दरवाजा, गोलकुंडा दरवाजा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये कहाँ है? याद रखिए, मकाई दरवाजा, फतेह दरवाजा, गोलकुंड दरवाजा, ये कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये क्वेश्चन भी देखिए यहां से सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है कि ये कांस्य बनता है। ये कांस्य किससे बनता है? कॉपर और टिन से बनता है। कांस्य किससे बनता है? कॉपर और टिन से बनता है। जबकि पीतल किससे बनती है? कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से बनती है। याद रखिएगा, कांस्य जो बनता है ये कॉपर और टिन से बनता है, और पीतल जो बनती है ये कॉपर और जिंक से बनती है। पीतल किससे बनती है? कॉपर और जिंक से बनती है। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज होता है। कांस्य, मैंने देखिए इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया है, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी डांस जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इससे बस यही पूछा जाता है कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। और लकड़ी की जो चप्पल होती हैं इनको खड़ाऊ कहते हैं। लकड़ी की चप्पलों को क्या कहा जाता है? खड़ाऊ कहा जाता है। सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम्स से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है। तो सुनीता विलियम्स में इनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ? 19 सितंबर 1995। 19 सितंबर 1965 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना का अधिकारी हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 321 दिन बिताए। कितने दिन बिताए थे इन्होंने? 321 दिन बिताए थे। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता पहली बार शटल डिस्कवरी में अंतरिक्ष में गई। कब गई? 9 दिसंबर 2006 को गई थी। इन्होंने, इनका जन्म 19 सितंबर 1965। कितने दिन बिताए थे अंतरिक्ष में? 321 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? पृथ्वी एक गोले के समान दिखाई देती है। और पृथ्वी पर आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण कोई भी चीज आप ऊपर फेंको नीचे कोई भी चीज आ जाती है। पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए हम गिरते नहीं है ना, याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण कार्य अर्जेंटीना और ब्राजील के लोग हमसे उल्टे दिखाई देते हैं, भारत के लोगों से उल्टे दिखाई देते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो, चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो तेल, तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल डीजल और कच्चे तेल के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? पेट्रोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तेल शब्द का प्रयोग डीजल और कच्चे तेल के लिए किया जा सकता है। कच्चे तेल या पेट्रोलियम को काला सोना या तरल सोना कहा जाता है। कच्चे तेल या पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना या तरल सोना कहा जाता है। कच्चा तेल एक बदबूदार, याद रखिएगा एक एक वर्ड यहां से आएगा, हर वर्ड पे ध्यान देना है। कैसा है? बदबूदार है, गाढ़ा है, गहरा रंग का तरल होता है। गहरे रंग का ये तरल होता है। जिसमें बहुत सी चीजें मिश्रित होती हैं। जिसमें क्या होती हैं? बहुत सी चीजें मिश्रित होती हैं। इन्हें साफ करने और अलग करने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। इन्हें रिफाइनरी में भेजा जाता है। आप जानते हो यूपी में मथुरा में रिफाइनरी बनी हुई है, वहां तेल शोधन ही होता है। पेट्रोलियम या तेल के शोधन द्वारा निष्कर्षण के बाद हमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन तेल और हवाई जहाजों के लिए ईंधन मिलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है? हवाई जहाजों का जो ईंधन होता है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये कैसे मिलते हैं हमें? निष्कर्षण के बाद रिफाइनरी में इनको भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आप लोग याद रखिएगा मथुरा में ये रिफाइनरी है। बसेरा ऊंचाई पर, चैप्टर नंबर 13। भारत में लद्दाख, लद्दाख के बारे में ऑलरेडी हम लोग थर्ड क्लास की बुक में डिस्कस कर चुके हैं। लद्दाख एक ऊंचा, शुष्क, समतल और ठंडा मरुस्थल है। कैसा है? ठंडा है। चांगथाम की चट्टानी मैदान लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी पर? 5000 मीटर। कितना? 5000 मीटर की ये ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है आपका चांगपा या चंपा, एक अर्थ खानाबदोश तिब्बती लोग हैं। ये कैसे हैं? तिब्बती लोग हैं जो मुख्य रूप से लद्दाख के चांगथांग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं ये? लद्दाख के चांगथांग में ये पाए जाते हैं। और
बकरियां उनका एकमात्र खजाना है। बकरियां क्या है? इनका एकमात्र खजाना है और ये विशेष बकरियां हैं, उनसे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से, याक से, ऊंट से। तो पश्मीना ऊन जो है ये बकरी से प्राप्त होती है, बहुत बेस्ट क्वालिटी की ये ऊन होती है। तो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। यहाँ की बकरियों की ये बाल इतने महीन है कि इनमें से 6 बाल हमारे एक बाल जितने घने होंगे। ये इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के इक्वल होता है। पश्मीना शॉल जो है ये पश्मीना ऊन से बनी होती है। पश्मीना शॉल किससे बनती है? पश्मीना शॉल पश्मीना ऊन से बनाई जाती है। इस शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। कितने? एक सादा शॉल जो पश्मीना बनाई जाती है तो इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं इसमें 11 दिन, लगभग 11 साढ़े 10 दिन, 11 दिन इसमें हमें इसको बनाने में लग जाते हैं। रैबो चांगपा का एक तंबू होता है। रैबो क्या है? चांगपा लोगों का क्या होता है कि तंबू होता है। और चंगपा द्वारा लेखा भेड़ बकरियों रखने की जगह, लेखा क्या है? भेड़ बकरियों को रखने की जगह को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। और लेखा को दीवारों को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता है। लेखा की दीवारों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम मात्रा में मौजूद होता है। अधिक ऊंचाई पर क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि क्या होता है? ऑक्सीजन का स्तर कम मात्रा में मौजूद होता है। श्रीनगर में कई परिवार जो हैं, श्रीनगर में कई परिवार कहाँ रहते हैं? डल झील। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और झेलम नदी के डोंगा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? डोंगा में रहते हैं। अलग अलग कमरों के साथ डोंगा अंदर से घर जैसा दिखता है। डोंगे का आकार 80 फीट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। कितना होता है? 80 फुट से चौड़ा होता है। 80 फीट ये लंबा और 8 से 9 फीट ये चौड़ा होता है। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो भारत के जम्मू कश्मीर में डल झील और श्रीनगर के अन्य जल निकायों में पाई जाती है। शिकारा क्या है? एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो भारत के जम्मू कश्मीर के में डल झील और श्रीनगर के अन्य जिलों में ये पाई जाती है। बकरवाल क्या है? ये जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध एक समुदाय है। ये क्या है? अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध एक समुदाय है। क्या? बकरवाल। इन्हें बकरवाला कहा जाता है। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। इनके 3 नाम और हैं, बकरवाल, बकरवाल और बकरवाला कहा जाता है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका खातमबंद। खातमबंद क्या है? खातम जो है ये लकड़ी की नक्काशी की एक सुंदर डिजाइन है। सॉरी, समुद्र नहीं, सुंदर डिजाइन है जिसे हाउस बोट की छत पर देखा जा सकता है। किसको? खातमबंद को। कहां देखा जा सकता है? हाउस बोट की छत पर देखा जा सकता है। और कुछ बड़े घरों में एक पैटर्न है जो पहले की तरह दिखता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ पुराने घरों में डाब होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है। डाब एक क्या होता है? एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है। जो किससे निकलती है? दीवार से ये निकलती है। और इसमें लकड़ी का सुंदर पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है? लकड़ी का सुंदर पैटर्न इसमें होता है। पुराने भवन के दरवाजों और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है जिन्हें महराब कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? महराब इन्हें कहा जाता है। आप अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप 9808347440 इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। और जिन मेरे साथियों ने, मेरे बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद है।
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, जब धरती कांपी। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ इलाके में भूकंप आया था। कब? जब धरती कांपी चैप्टर हमारा 14, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ इलाके में भूकंप आया था। नेक्स्ट है भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हो सके तो बाहर खुले में निकल जाएं। अगर खुले में नहीं निकल पा रहे हो तो अगर बाहर ना निकल पाओ आप तो क्या करो, फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज से जैसे मेज के नीचे छुप जाओ, उससे पकड़कर रखो ताकि वो फिसलकर तुमसे दूर ना जाए, और कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। ये सब कुछ थोड़े से भूकंप से बचाव के उपाय यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। टोटल 22 चैप्टर है, 15 चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी के आगे के 6-7 चैप्टर बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं। शुरुआत का पहला चैप्टर ज्यादा टाइम लगे हमारा। तो देखिए इस कहानी के लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। सांस कैसी होती है, हमारी जो सांस होती है ये कैसी होती है, ये गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। यहां नमी शीशे की धुंधला कर देती है, और नमी क्या कर देती है, शीशे को धुंधला कर देती है। डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप रखकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या होता है, हमारी हार्टबीट धड़कन सुनी जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम, कौन करेगा यह काम, ये चैप्टर नंबर 16 है। तो इसमें क्या है, देखिए मोरेगांव, मोरेगांव कहां पर है, महाराष्ट्र में है। मोरेगांव कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और संत चरणराज शोभित सहज किताब, ये इसके लेखक जो हैं ये नारायण भाई देसाई, नारायण भाई देसाई इस बुक के लेखक है। किसके, संत चरण राज शोभित सहज किताब। कौन सी, संत चरण राज शोभित सहज किताब के लेखक कौन है, नारायण भाई देसाई इसके लेखक हैं। चैप्टर नंबर 17, फानली दीवार। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहां पर है, मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट था। डाबर किससे बनती है, कोल तार को डाबर कहा जाता है। चैप्टर नंबर 18 यही था। कुछ भी इंपॉर्टेंट देखिए मैंने फालतू की चीज नोट नहीं की है, जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा या जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं उसको नोट ही नहीं किया गया, या जो फालतू की चीजें थी उनको नोट नहीं की गई है। इसलिए कह रहा हूं इससे बेस्ट इंडिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना मैं भरोसा, मैं इसलिए बोल रहा हूं इतने कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक एक लाइन एक एक वर्ड मेरे द्वारा पढ़कर ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, जिससे आप लोग अच्छा इसको रिवीज में कर पाओ। वादा करता हूं आपसे 28 प्लस हम लोग क्वेश्चन, हो सकता है कोई 30 तक भी पहुंचे। मेरे साथी थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत कर गया तो 30 तक मेरा साथी मेरा भाई बहन आज तक पहुंच सकता है। 30 तक हम लोग कोशिश करेंगे, 28 प्लस तो आपके आराम से आएंगे। थोड़ा भी आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत कर ली तो मैं जितनी करा रहा हूं उसका 10% भी आप कर गए, 28 प्लस नंबर आपको डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वनगांव जो है ये गुजरात में है। और ऊंधिया क्या है, एक प्रकार का स्टू भोजन है। स्टू भोजन लोकल भोजन को कहा जाता है। क्रोटन क्या है, क्रोटन एक पौधा है जो मिट्टी के सूखने पर संकेत देता है। क्रोटन क्या है, एक पौधा है जो मिट्टी के सूखने पर क्या देता है, संकेत देता है। और केंचुआ को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है और किसान का इसको मित्र भी कहा जाता है। किसको, ये केंचुए वाला क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछ लिया गया है कि किसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो केंचुआ आप लोग याद रखिएगा, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्या करता है, देख किसान का मित्र कहा जाता आ गया। ये क्या करता है, क्योंकि वे सुरंग बनाने के नीचे खुदाई करते रहते हैं और हवा के लिए रास्ता बनाते हैं और पानी आसानी से नीचे मिट्टी में मिल सकता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। केंचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को भी खाते हैं और उनके गोबर से मिट्टी में खाद बनती है। उनके गोबर से क्या होता है, मिट्टी में खाद बनती है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक केंचुए से जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में परिवर्तित करते हैं। क्या, वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंचुए जैविक कचरे को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, खाद में परिवर्तित करते हैं।
नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 20, किसके जंगल। किसके जंगल है भाई? आपके हैं, मेरे हैं, हमारे हैं, हम सबके जंगल हैं, है ना। तो देखिए कुड़ुक, कुड़ुक क्या है? झारखंड के किसान आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कुड़ुक क्या है? झारखंड के किसान और आदिवासियों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या है? कुड़ुक है। और बांस क्या है? बांस विश्व की सबसे बड़ी घास है। बांस क्या है? विश्व की सबसे बड़ी घास क्या है? बांस है। और भूदी यामाई ने कहा, क्या कहा? कि वन हमारा सामूहिक बैंक है। वन हमारा सामूहिक बैंक है। किसने कहा था? भूदी यामाई ने कहा था कि वन हमारा सामूहिक बैंक है। झूम की खेती मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार झूम की खेती से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है झूम की खेती से। तो देखिए झूम की खेती के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि झूम खेत एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या होता है इसमें? एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी उगाया नहीं जाता। वहां कुछ भी उगाया नहीं जाता। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें काट कर जला दिया जाता है। उन्हें काट कर क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। और राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। राख क्या करती है? भूमि को उपजाऊ बनाती है। जलाते समय बात का ध्यान रखा जाता है कि आग जंगल में ना फैले। नेक्स्ट है इसमें, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है। याद रखिए जोता नहीं जाता, हल्का सा खोदा जाता है। जोता नहीं जाता, जोता वर्ड आ जाता है वहीं आप लोग गड़बड़ कर देते हो। तो याद रखिएगा जोता नहीं जाता, इसे हल्का सा खोदा जाता है। उस पर बीज गिराए जाते हैं। एक खेत में मक्का, सब्जियां, मिर्च, चावल जैसी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट है चेराव नृत्य। क्या है? चेराव नृत्य जो किया जाता है ये बांस नृत्य है। इसको कहां पर? मिजोरम की महान परंपराओं का हिस्सा। तो चेराव नृत्य कहां होता है? मिजोरम में। कहां होता है? मिजोरम में। याद रखा, आपने देखा होगा गांव में खेल वाले करने वाले आते हैं, वो बांस बांध के बहुत लंबे हो जाते हैं, दोनों पैरों से बांस बांध के चलते हैं। तो देखिए वन का अधिकार अधिनियम कब आया? 2007। इसमें बस इतना याद रखना है कब आया ये? 2007 में आया। और इसमें क्या था कि जो लोग कम से कम 25 वर्षों से, कितने से? 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, उनका वन भूमि पर अधिकार है। उनका क्या है? वन भूमि पर अधिकार है। किन लोगों का? जो लोग 25 वर्षों से कहां रह रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं। और वन का अधिकार अधिनियम कब आया? 2007 में आया। चेराव नृत्य कहां का है? चेराव नृत्य मिजोरम का है। इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किसकी झलक किसकी छाप, चैप्टर नंबर 21, जॉर्ज मेंडल। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है। तो जॉर्ज मेंडल का जन्म 1822 में हुआ। जॉर्ज मेंडल का जन्म 1822 में कहां हुआ? ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। और किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? 1822 में हुआ, किसान परिवार में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। जॉर्ज मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और उनका प्रयोग मटर के पौधे पर हुआ था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था अपना? मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। किस पर? मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है कि माता पिता में से किसी को भी पोलियो हो तो उनके बच्चों को भी पोलियो होगा। ये साइंटिफिकली सिद्ध नहीं है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग एक जीवाणु रोग है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कारण होने वाले इस रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं। ये होता किस वजह से है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग। और इसको हैंसेन रोग भी कहा जाता है। कौन सा? हैंसेन रोग भी इसको कहा जाता है। चैप्टर लास्ट है हमारा, चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 फिर चला काफिला। तो देखिए पूरन पोली क्या है? पूरन पोली गुड़ और चने से बनी मीठी रोटियां हैं। पूरन पोली क्या है?
गुड़ और चने से बनी मीठी रोटियां क्या है? पूरनपोली है। और मुकादम किसको कहा जाता है? जो एजेंट होते हैं, जो पैसे उधार देते हैं, उस एजेंट को मुकादम कहा जाता है, उस एजेंट को मुकादम कहा जाता है। और कारवां क्या है? यह रहने के लिए उपयुक्त वाहन है जिसमें ट्रक या कार हो सकती है। कारवां क्या है? रहने के लिए उपयुक्त वाहन है जिसमें ट्रक या कार हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी क्लास 3, क्लास 4 तो क्लास 5 की ईवीएस मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इन तीनों वीडियो को देखिएगा, रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू लगातार चलेंगे, इंपोर्टेंट एमसीक्यू चलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दिए जाएंगे। ईवीएस की तैयारी में आप लोगों को ऐसी करा दूंगा। साथ के साथ अगर मुझे टाइम रहा तो हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। सीटेट 100% निकलेगा, निकला, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपका 100% सीटेट निकल जाएगा। इतने अच्छे से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए, अपने इस भाई के लिए कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जो रेड बटन उसे दबा दो यार, किस बात का वेट कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी 5th क्लास की। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।